So hello everyone, my name is C. Jinendra Jain and I welcome you all to today's new video that is अपन डिस्कस करने वाले हैं कि सेक्शन 194 IA TDS ऑन प्रॉपर्टी परचेज। अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करी है बीइंग लैंड और बीइंग अपार्टमेंट फ्लैट और एनी रेजिडेंशियल अकोमोडेशन और कमर्शियल अकोमोडेशन, तो आपको उसके ऊपर पर्टिकुलर सेक्शन 194 IA के अंदर TDS काटना है। क्या अमाउंट रहने वाला है, किसको काटना है, टाइम क्या होता है काटने का, इंस्टॉलमेंट्स के अंदर अगर आप पेमेंट कर रहे हो तब क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। रिफ़ंड कैसे मिलता है उस अमाउंट का, वो अमाउंट आपको कितने टाइम में डिपॉजिट करना है, इंटरेस्ट या पेनल्टी क्या रहती है अगर नहीं जमा करते हैं, सारी चीज़ें अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून टू द वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं अपन डिस्कस करना। सबसे पहले बात आती है कि इस सेक्शन में बायर कौन है। बायर वो है जो पेमेंट कर रहा है सेल कंसिडरेशन का। अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है फ्रॉम पर्सन बी, तो मुझे उस प्रॉपर्टी के ऊपर अगर अमाउंट जो मैंने पे करा है उसको अमाउंट उस पर TDS काट के गवर्नमेंट को जमा कराना है। तो बायर कौन हुआ, जो पेमेंट कर रहा है सेल कंसिडरेशन का इमूवेबल प्रॉपर्टी का। ठीक है, इस अब मेन चीज़ क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, वो चाहे लैंड हो सकता है, वो चाहे अपार्टमेंट हो सकता है, वो चाहे मतलब फ्लैट हो सकता है, लैंड हो सकता है, वो चाहे आपका रेजिडेंशियल अकोमोडेशन हो सकता है या कमर्शियल अकोमोडेशन हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज़ आती है कि टैक्स इज़ रिक्वायर्ड टू बी डायरेक्टेड ओनली इफ़ द सेलर टू होम पेमेंट इज़। अगर आपका जो सेलर है जो आपको बेच रहा है प्रॉपर्टी, वो अगर रेसिडेंट इन इंडिया है तो ही टैक्स कटेगा इस सेक्शन के अंदर, वरना वो कहाँ चल जाएगा 195 के अंदर, दैट इज़ नॉन रेसिडेंट। अब सेकंड चीज़ आती है कि व्हेन दिस सेक्शन इज़ एप्लीकेबल। इस सेक्शन एप्लीकेबल कब होगा, ये सेक्शन एप्लीकेबल जब होगा अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो चाहे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो या फिर सेल कंसिडरेशन हो। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या होती है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती है जो गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर उस लैंड की या बिल्डिंग की वैल्यू निकालती है। जो रजिस्ट्रार जो वैल्यू निकालता है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बोलते हैं। सेकंड सेल कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन मतलब मैं कितना पेमेंट कर रहा हूँ, मैं उस सामने वाले बाय जो सेलर है उसको कितना पेमेंट कर रहा हूँ, वो होती है सेल कंसिडरेशन। तो आपकी सेल कंसिडरेशन या फिर गवर्नमेंट ने जो वैल्यू डिसाइड करी हुई है उस लैंड की, विच एवर इज़ हायर, उन दोनों में से जो हायर होगी, अगर उन दोनों की हायर की वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है, आपने 50 लाख से ज़्यादा का पेमेंट किया है उस प्रॉपर्टी के लिए, तो आपको उस पर 1% के रेट से TDS काटना है। अब एक डाउट ये आता है कि सर आपको 50 लाख के ऊपर की वैल्यू पर TDS काटना है या 50 लाख एग्रीगेट पे काटना है। मतलब मेरा क्वेश्चन क्या है कि आपको जो TDS काटना है वो मान सपोज करो कि अपन एग्जांपल लेते हैं 60 लाख का, 60 लाख की सेल कंसिडरेशन, मैंने 60 लाख के अंदर एक मकान बेचा, तो मुझे 50 लाख पे TDS काटना है या 60 लाख माइनस 50 लाख 10 लाख पे TDS काटना है या फिर 60 लाख पे TDS काटना है। इसका सिंपल सा आंसर है कि आपको 60 लाख पे TDS काटना है, मतलब 60 लाख पे 1%, 60,000 रुपये TDS काटना है आपको। आप ये गलती मत कर देना कि 60 लाख माइनस 50 लाख 10 लाख पे आपने TDS काटा है, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं कि अगर एक से ज़्यादा आपका बायर है या फिर एक से ज़्यादा सेलर है, उस केस में क्या होगा। अपन वापस सेम एग्जांपल लेते हैं कि 60 लाख की प्रॉपर्टी थी, 60 लाख की प्रॉपर्टी के दो उसके ओनर दो हैं, सेलर जो है उसके दो हैं, जॉइंट ओन की हुई है प्रॉपर्टी। उस केस में क्या होगा कि आपको बीइंग अ बायर आपको 30 लाख और 30 लाख दो अलग अलग ट्रांजेक्शन करने पड़ेंगे, दो अलग अलग फॉर्म 26Q भी फाइल करना पड़ेगा। 30 लाख पे 1%, 30 लाख पे 1%, और वो पे करना है गवर्नमेंट को। वो प्रोसेस अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो भी आप बने रहिएगा आखिरी तक। अपन आगे क्या डिस्कस कर रहे हैं कि आपको TDS पे कैसे करना है। आपको पे करना है फॉर्म 26QB के अंदर, और उसका टाइम लिमिट क्या हुआ, जिस दिन आपने पेमेंट किया उस पेमेंट से आपको 30 डेज़ के अंदर आपको TDS काटना होता है और जमा करना होता है गवर्नमेंट को। अगर नहीं कराते तो उसकी लेट फीस और पेनल्टी दी गई है, लेट फीस और इंटरेस्ट की पेनल्टी दी गई है। 234 के अंदर 200 रुपये पर डे के हिसाब से लगती है पेनल्टी। उसके बाद आपका इंटरेस्ट और बाकी चार्जेस दिए 271H और 272A के अंदर। तो ये तो अपने ब्रॉडली डिस्कस कर लिया कि 194 IA होता क्या है। TDS ऑन प्रॉपर्टी परचेज। अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज करी है जिसकी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है, वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए। उसके अलावा चाहे अपार्टमेंट हो, चाहे लैंड हो, चाहे आपका कमर्शियल हो, चाहे आपका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, कोई भी चलेगा, सबके अंदर आपको TDS काटना है 194 IA के अंदर @1%। ये अपने डिस्कस कर लिया कि टाइम क्या रहता है, 30 डेज़ के अंदर पेमेंट करना है आपको। किसको करना है, रेजिडेंशियल अगर आपका सेलर है उसी केस में पे होगा। ये अपने डिस्कस कर लिया। अब अपन चलने वाले हैं एक और पॉइंट के ऊपर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आपका सेल कंसिडरेशन होता है, मतलब आपको TDS किस वैल्यू पे काटना है। TDS की वैल्यू क्या रहेगी, मतलब 60 लाख की अगर प्रॉपर्टी है तो 60 लाख की प्रॉपर्टी में मुझे 60 लाख के अंदर कुछ कभी कभी क्या होता है कि जो कोई फ्लैट होता है,
फ्लैट के अंदर उसकी फ़्लैट की वैल्यू 50 लाख रुपए की है, बट 10 लाख क्या है, उसके अंदर पार्किंग आ गया, ठीक है, मेंटेनेंस फ़ीस आ जाती है, आपकी क्लब मेंबरशिप फ़ीस आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर फैसिलिटी फ़ीस आ जाती है। तो इन सब की वैल्यू के ऊपर भी मुझे TDS काटना है क्या? तो ये इनकम टैक्स पोर्टल की साइट है और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफ़र एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी शेल इंक्लूड ऑल चार्जेस ऑफ द नेचर क्लब मेंबरशिप फ़ीस, कार पार्किंग फ़ीस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फैसिलिटी फ़ीस, मेंटेनेंस फ़ीस, एडवांस फ़ीस और एनी अदर चार्जेस सिमिलर नेचर। मतलब इसका सिंपल से मतलब क्या है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, सपोज़ करो अपन ने एक फ्लैट खरीदा है, तो अब उस फ्लैट के अंदर अपन को वहाँ पे उस बिल्डिंग के अंदर अपन को अगर पार्किंग की फैसिलिटी दी गई है, या अपन को उसको मेंटेनेंस फ़ी की फैसिलिटी या फिर अपन को जिम मेंबरशिप या क्लब मेंबरशिप फ़ीस दी गई है, तो उन वैल्यू के ऊपर भी TDS कटेगा। मतलब 50 लाख की प्रॉपर्टी है, 10 लाख की आपकी सारी चीज़ें आ गई, मेंबरशिप फ़ीस आ गई, कार पार्किंग फ़ीस आ गई, आपने एडवांस दे दिया 5 लाख का, तो 10 लाख का जो अमाउंट है उसके ऊपर भी TDS कटेगा। मतलब टोटल 60 लाख के ऊपर ही TDS कटेगा, 50 लाख के ऊपर TDS नहीं कटेगा। तो आपका डाउट क्लियर है? एक चीज़, ठीक है, अपन ने जो डिस्कस करी थी इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, लैंड अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, कोई भी चलेगा अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। अपन ये डिस्कस कर लिया, अपन डायरेक्टली जंप करते हैं अब इनकम टैक्स पोर्टल की साइड से और ये सीखते हैं कि ये फाइल होता कैसे है। तो अपन आ चुके हैं इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर। अपन सबसे पहले अपन को क्या करना है, ई फाइल पे जाना है, ई फाइल पे ई पे टैक्स के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको न्यू पेमेंट पे जाना है। न्यू पेमेंट यहाँ जाने के बाद आपको क्लिक करना है 26 QB TDS फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट और है कि अगर आपके सेलर ने आपको उसका पैन कार्ड नहीं दिया तो आपको 20% की रेट से TDS को डायरेक्ट करना पड़ेगा। अपन आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। सबसे पहले आपको क्लिक करना है के अंदर डालनी है डिटेल सेलर की। सेलर के अंदर सबसे पहले पैन कार्ड आएगा सेलर का, कंफर्म करेंगे पैन को। अब बीइंग मेरे केस के अंदर जो सेलर है वो कंपनी है, कंपनी का आधार कार्ड नहीं होता, तो आधार नंबर यहाँ पर नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ पर स्टार नहीं है। स्टार मतलब क्या होता है, कंपलसरी। तो अपन ने डाल दिया पैन कार्ड। पैन कार्ड से वो फैच कर लेगा सेलर का नेम प्लस कैटेगरी ऑफ पैन। उसके बाद आपको एड्रेस डालना है, कहाँ का जो उनका सेलर का जो रजिस्टर्ड एड्रेस है, चाहे वो घर हो चाहे ऑफिस एड्रेस हो, कोई भी हो, वो आपको यहाँ पुट करना है। पिन कोड डालना है। उसके बाद आपको सेलर का जो मोबाइल नंबर है प्लस सेलर की जो आईडी है, ईमेल आईडी, वो डालनी है। अब एक केस ये हो सकता है कि आपका सेलर मोर देन वन सेलर हो, जो आपका जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है प्रॉपर्टी जॉइंटली ओन्ड हो और उसको दो जने ओन करते हो। उस केस के अंदर क्या आएगा, अगर सेलर एक से ज़्यादा है तो यस करना है, एक से अगर आपका सेलर एक ही है तो आपको नो करना है। उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे डिटेल्स आएगी आपकी प्रॉपर्टी की। तो आपको प्रॉपर्टी सबसे पहले ये देखना है कि आपकी प्रॉपर्टी है क्या, चाहे वो लैंड है या बिल्डिंग है। बिल्डिंग का मतलब क्या होता है कि चाहे वो शॉप हो, चाहे अपार्टमेंट हो, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे बंगलो, कोई सा भी चलेगा, वो चाहे रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ क्या है कि वो लैंड, सिंपल लैंड है, बिल्डिंग है। अपनी यहाँ पे क्या है, बिल्डिंग है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब जो आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स हैं वहाँ फिल कर दीजिए। तो थर्ड कॉलम पे प्रॉपर्टी डिटेल्स ऐड कर ली है अपन ने। नाउ विल मूव फॉरवर्ड। क्या करना है, पेमेंट करना है अपन को, कंटिन्यू। अब सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ तक मेन काम जो था अपना 3 स्टेप्स का ही है। बायर की डिटेल ऐड करनी है, सेलर की करनी है, प्रॉपर्टी की करनी है, लास्ट में पेमेंट करना है। तो पेमेंट के सारे मोड्स अवेलेबल है। यू कैन गो टू नेट बैंकिंग जा सकते हो आप, डेबिट कार्ड है आपके पास, क्रेडिट कार्ड्स हैं और UPI भी अवेलेबल है। तो सारे बैंकिंग मोड्स यहाँ पे अवेलेबल है। कुछ भी नहीं करना, क्लिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है और पेमेंट करना है बस, और आपका जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट होकर आ जाएगा। दैट इज़ ऑल यू नीड टू डू। यहाँ पे अपना ये कंप्लीट होता है पूरा आज का वीडियो। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू चैनल एंड
stay tuned to the next videos. Thank you.